और प्रॉपर्टी मतलब सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें वो प्रॉपर्टी क्या हो, कॉमन हो। ठीक है ना, क्या हो वो, कॉमन हो, तो उसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन में जैसे एग्जांपल हम कहें आपसे, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो पहले बताओ इसमें प्रॉपर्टी आपको कौन सी दिखी, ब्यूटीफुल गर्ल। अब वेल डिफाइन है कि नहीं है, ये हमारा काम होगा अब देखना। वेल डिफाइन का मतलब क्या था कि बिल्कुल सबको पता होना चाहिए कि वही बात है, सारे के सारे डिसीजन लें तो सेम ही डिसीजन आना चाहिए। सही बात है ना। तो आप बताओ ये जो कलेक्शन आपने लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल, तो आप इसे क्या कहोगे, ये सेट है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन क्यों नहीं है? ब्यूटीफुल गर्ल कौन होंगी हमें नहीं पता, मतलब किसी को कुछ पता, किसी को कुछ पता, किसी को कुछ पता, अपने सबके सबके अपने अपने रिजल्ट होंगे अलग अलग, तो वो वेल डिफाइन नहीं होगा। वेल डिफाइन कौन होगा? जब सबके रिजल्ट एक ही आ जाए। जैसे हम कहें कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये क्या होगा, ये सेट होगा, क्योंकि इंटीजर्स हैं जो वही मेरे लिए हैं, वही आपके लिए हैं, वही उनके लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन समझ आया हमें कि जिसके रिजल्ट के बारे में सब एक हो, वो प्रॉपर्टी सभी ऑब्जेक्ट्स में क्या हो, कॉमन हो, सेम हो। ठीक, तो ये हो गया वेल डिफाइन। तो कभी सेट के लिए पूछेगा ये सेट है कि नहीं है, हम बता सकते हैं आराम से। ठीक, चलो वेल डिफाइन। और कोई कहे इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है? अगर मैथमेटिकल कंडीशन कोई पूछता है कि मैथमेटिकल कंडीशन वेल डिफाइन की क्या रहेगी, तो उस दिन बताई थी, आपने थोड़ा सा रिवीजन किया हो तो बता दीजिए जल्दी से। रिवीजन का मतलब देखे हो पलट के जो कराया था, तो आपको याद आ जाएगा। हाँ, मतलब ये वेल डिफाइन x1 ऐसा कुछ करके लिखाया था वेल डिफाइन कंडीशन, x2 है, तो हमारा fx1 क्या होगा, fx2 होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन थी आपकी वेल डिफाइन की। मैथमेटिकल कंडीशन, दोनों बातें हो गई कि वेल डिफाइन क्या होता है और कलेक्शन क्या होता है। ठीक, तो यहां से आगे हम चले थे, चलो अब देखो वेल डिफाइन क्या हो गया, नहीं थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाए वो इसके लिए कर रहे हैं। तो वेल डिफाइन समझ आया कि कंडीशंस क्या हो, क्लियर हो हमें, और वेल डिफाइन हो कलेक्शन, तो वो क्या बन जाता है, सेट। ये क्या बन जाएगा, वेल डिफाइन होगा तो सेट। ठीक, यहां तक आए। सेट बनने के बाद जो आपके ऑब्जेक्ट थे, क्या थे ऑब्जेक्ट्स, वो क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, और आपका डिनोट करेंगे इसे कैपिटल लेटर से, किससे, कैपिटल लेटर। देखो इन पे ध्यान मत देना, लेटर्स में ई आएगा या ए आएगा, पता होगा आपको क्या आएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं, डिनोट हो गया हमारा। डिफाइंड हमने बताया था, डिफाइंड किस हाँ करली ब्रैकेट में, किसमें, करली ब्रैकेट में। और कितनी फॉर्म में होगा, दो फॉर्म बताई थी आपको, नंबर एक रोस्टर फॉर्म, और एक कौन सी थी, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो इन बातों में कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्ट्स जो हमारे कलेक्शन लिया था हमने, वो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन मतलब सबके लिए सेम है, वही प्रॉपर्टी के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, सेट बनेगा। ठीक है, सेट बनने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन हुआ है हमारा, वो क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स। क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स, और जो है डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, और डिफाइंड करेंगे, करली ब्रैकेट में लिखाएगा तो क्या बनाएगा, सेट। क्या बनाएगा वो,
सेट, और इसमें कितनी फॉर्म होंगी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप रोस्टर फॉर्म में क्या बताया था, जैसे ये कोई सेट हो गया, हमने डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर एलिमेंट को ज्यों का त्यों लिख देना, ऑब्जेक्ट्स को जो सेट में बनने के बाद क्या बने एलिमेंट, तो हमने ऐसे के ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी, रोस्टर फॉर्म, ठीक। और सेट बिल्डर फॉर्म हमारी, इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज टू एक्स, x इज टू एक्स या x सच दैट x, ठीक है ना, ये बताया था उस दिन, सच दैट। तो x की वैल्यू, x सभी x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। देखो ये भी क्या थे, नेचुरल नंबर थे, 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये भी क्या है हमारे x है, नेचुरल नंबर। तो एक बात हमें समझ आई थी यहाँ, कि यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वही तो एलिमेंट होंगे, यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वही क्या थे, एलिमेंट थे। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमारे पास एक ये सेट है, यहाँ लिखा हुआ है x इज टू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, और ऑल x बिलोंग्स टू ये। तो आप क्या बता सकते हो, इसको रोस्टर फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा। तो सिंपल बात क्या है, हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वही तो रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट होंगे। तो हमें इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है ये कि यहाँ से हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखना इसके फैक्टर करना आप सब लोग उम्मीद है जानते ही होंगे, ठीक है। सीधा लिख दें x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल 0, यही आ गए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और अब यहाँ पर चेक करिए कि 2 और 3 ये दोनों हैं क्या नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि हमें सारी कंडीशंस क्या करवानी है, फॉलो करवानी है। तो ये नेचुरल नंबर हैं, अगर हैं तो हम दोनों को यहाँ लिख देंगे। ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, और प्रॉपर्टी आपको देख के लगानी पड़ेगी किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म से कहाँ ले जाना, रोस्टर फॉर्म में ले जाना, ठीक है ना। इतना उस दिन क्या होता बता दिया था सेट में। चलें, लिखना तो नहीं किसी को, लिखा हुआ होगा सबका। अब तो स्पीड सही है। मेरा टारगेट ये था कि अगले 15 दिन में कंप्लीट, 20 दिन में कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक। अब एक बात बताई थी, टाइप ऑफ सेट भी बताए थे उस दिन। तो टाइप ऑफ सेट में हमारे पास एक सेट बताया था नल सेट, क्या था, नल सेट या वॉइड सेट, या इसे एम्प्टी सेट भी बोलते थे, और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, और सबसेट भी बताया था, प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट बताया था, इक्विवेलेंट सेट बताया था, और आगे बढ़ लो, क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट बताया, नहीं बताया था, डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। तो यहां तक देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, जो अपने काम का है। कि देखो नल सेट हमारा क्या होता था, क्या किसी को पता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब एम्प्टी, इसे डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है, या हम लिखेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, फाई से। अगर कोई आपसे कहे कि बताइए इसके बारे में या इसके बारे में, तो ये दोनों क्या नहीं है, नल सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या आ गया, एलिमेंट आ गया, क्या आ गया, एलिमेंट आ गया, ठीक है ना। फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकें, जिसके एलिमेंट को क्या कर सकें, काउंट कर सकें, जिसके एलिमेंट को क्या कर सकें, काउंट। आप देखो एक बात और समझ लो जो नहीं आए थे, सिंपल बात है, आप जानते होंगे उम्मीद है। जैसे इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर एलिमेंट्स की संख्या बोलते हैं नंबर, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होने चाहिए, फाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट कर सकें, जिनको हम काउंट कर सकें। जैसे हम कहें ए ई आई ओ यू,
तो कितने हैं इस सेट के अंदर? 5। तो हमने काउंट कर दिया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट ना कर पाए तो इसे हम क्या कह देंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। सबसेट क्या होता था? किसी सेट से जो अलग नया सेट बनता था, किसी सेट, जैसे मैंने कहा ए के पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें एक सबसेट बनाना है, तो हमने इसको लेकर बनाया, इसको लेकर बनाया, इन दोनों को लेकर बनाया और एक फाई बनाया, ठीक है। और फाई सबका सबसेट होता है, हर सेट का फाई क्या होता है? सबसेट होता है। तो देखना इस ए से ही मिलकर बने ये चारों, ए से ही मिलकर बने ये चारों, देखो ए से ही मिलकर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता चला यहां से आराम से कि टोटल अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा कोई, नंबर ऑफ सबसेट, तो क्या बताएंगे हम 2 की पावर n, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या बताया था कि जो इक्वल वाली कंडीशन है, जो इक्वल वाली कंडीशन है वो हट जाएगी। जैसे इनको डिनोट करते हैं हम, A1 इज सबसेट ऑफ A, A2 इज सबसेट ऑफ A, ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कहता है कि अगर A1 तो आपका सबसेट है, इक्वल वाली कंडीशन हटा दो तो A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और A4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? इसके प्रॉपर सबसेट, मतलब इक्वल वाली कंडीशन इसको क्या कर देगा? ये हटा देगा, बिल्कुल हटा दी। तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। ये इनकी इनकी संख्या कितनी होगी? क्योंकि एक हटा दिया है 2 की पावर n-1, ठीक है। इक्वल सेट में क्या था? जितने भी एलिमेंट है दोनों सेटों में सेम हो। जैसे मैंने कहा ए में आपके 1 2 3 हैं, बी में आपके 2 1 3 हैं, तो देखना दोनों में सेट, दोनों में एलिमेंट कैसे हैं? इक्वल है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या बताया था कि ए में एलिमेंट की संख्या और बी में एलिमेंट की संख्या कैसी होनी चाहिए? इक्वल। तो हम कहेंगे ए इक्विवेलेंट बी। जैसे हम कहें ए में हमने क्या ले लें? ए 1 2 3 लिया था, बी में हम क्या ले लें? ए बी सी। एलिमेंट तो अलग अलग हैं दोनों के, एलिमेंट तो क्या है दोनों के? अलग हैं, बट कितने कितने हैं? ए में भी 3 है और बी में भी 3 है। तो हम कह देंगे कि ए के एलिमेंट बराबर बी के एलिमेंट है, तो ए इक्विवेलेंट है किसके? बी के, ठीक है। एक ये हो गया। फिर आए हम डिसजॉइंट पे। डिसजॉइंट मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन जी, इक्वल सेट में और एक ही डिफरेंस है, आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्वल सेट में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो डिसजॉइंट सेट हमारा क्या है? मतलब दोनों के अंदर इंटरसेक्शन करें तो कुछ नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5, कुछ भी कॉमन नहीं हो। डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट क्या नहीं हो? कॉमन हो नहीं हो। तो ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन कैसे हैं? डिसजॉइंट भी हैं। ये कैसे दोनों सेट हैं? ए और बी डिसजॉइंट भी, कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है? कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो सेट से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिखे, कैसा भी दिखे। अभी मतलब आगे और बचा है, करा रहे हैं, टेंशन मत लो इस बात की कि और भी होंगे। स्पीड बढ़ाओ, मतलब हाथ की अपने की लिखने की। और अपना सबसे अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का। किसका? वेन डायग्राम का। वो सीखना है, हमारा बड़ा काम वही है, उसे ही सीखना है और उसी से सारे क्वेश्चंस लगाने हैं हमें, ठीक है ना। तो उसके पास ही चलेंगे बस। हो गया। चल नहीं रही है? देखना जैसी है वैसी चल रही है, नहीं चल रही है? बंद है बिल्कुल ही।
सर ये एसी चला दो यार, थोड़ी सी इनको दिक्कत हो रही है। चल रहा है? अरे भाई चल रहा है एसी तो। आज थोड़ी सी गर्मी है भी। देखना आ जाए थोड़ा सा आ गया बाहर से। देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट देना, समझते हो ना? कॉम्प्लीमेंट एक का दूसरी वाली साइड, जैसे हमने हेड सिक्का उछाला, हेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टेल। तो उसका दूसरा वाला पार्ट, जैसे हमने कहा हमारे पास यू में 1 2 3 4 एंड 5 है, और हमारे पास ए में क्या है? 1 2, ये दो एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें या इसे डैश बोलते हैं, तो इसका दूसरा वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? 3 4 5, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं यू माइनस ए, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? यू माइनस ए, ठीक है। हटा देते हैं अब तो। अब देखो डिफरेंस की बात करें, सर सिमेट्रिक डिफरेंस कराया था उस दिन? नहीं कराया? नहीं कराया, चलो कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस होता है ए माइनस बी। ये बताया था कि ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में हमारे पास 1 2 3 है, बी में हमारे पास 2 3 4 5 है। इसका डिफरेंस, डिफरेंस ये ऑपरेशन है सेट के ऊपर लगने वाले, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए के वे एलिमेंट जो बी के नहीं है। तो हमने ए में से बी को घटाया, तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो क्या बचा? ए 1, ठीक है। जैसे हमने बी में से ए को घटाया, तो 2 से 2 चला गया, 3 से 3, क्या बचा हमारे पास? 4 और 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो ऐसा तो नहीं कहोगे कि ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए आएगा कभी यार, ऐसा तो नहीं है ना, अलग लगाएंगे। अब आया सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए, ये ए डेल बी करके, इसमें बोलते हैं ए का ए से बी में माइनस किया, यूनियन बी में ए से माइनस किया, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों सेट का ही क्या निकालें? सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें, तो आपके पास ए माइनस बी में 1 एलिमेंट है, यूनियन तो सब लोग समझते हैं, सबको एक साथ लिखना। बी माइनस ए का मतलब 4 5, तो मतलब इसके सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास क्या बन जाएगा? ए डेल बी 1 4 5, ठीक है। ए माइनस बी में 1 मिला, बी माइनस ए में 4 5 मिला, तो 1 4 5। अब एक बहुत ही सही सा और दिखने में अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसी सिमेट्रिक डिफरेंस पर डिपेंड, वो कैसा होता है? देखो इसी से एक और फॉर्मूला निकला है यहाँ से कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो रहा है, तो इसी की वैल्यू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी होती है। तो कोई कहीं भी ये यूज कर सकता है कोई कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल में ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी। तो आपके जो क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो इस टाइप के बहुत सही होंगे, मतलब यूनियन बी ऐसे लगा के सेट बना के टोटली। तो इनको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रटना होता है और रटना आता नहीं है, तो एक और मेथड है।
तो जैसे हमसे रटना तो आता नहीं है, रटेंगे भूल जाएंगे, सब लोग एक जैसे ही होते हैं। तो हमें प्रूफ करना आना चाहिए कि हमारे ये वाली वैल्यू दी है तो इसके ऑप्शन में ये क्या होगा, ठीक है, कि ये वाला होगा ये वाला नहीं होगा, ऐसे प्रूफ करना आना चाहिए। तो एक तो मेथड आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, कौन सा, एलिमेंट एज्यूम करके, जैसे एक सेट में 1 2 3 मान लिए, दूसरे सेट में 2 3 4, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट मानते हैं तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, वो एलिमेंट कंडीशन को फॉलो कर जाते हैं और एक एलिमेंट लेना हम भूल गए तो वो एलिमेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का एक ही तोड़ है, वो है वेन डायग्राम। वो क्या है, वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, वेन डायग्राम, जिसको हम हर जगह यूज करेंगे अब। तो वेन डायग्राम ये हुआ हमारा बड़ा वाला तालाब, ठीक है। अब हम जो करेंगे हम इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कितने सेट हैं इसके अंदर, अभी हम 2 सेट की बात कर रहे हैं। कितने सेट की बात कर रहे हैं, 2 सेट, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों सेट हो गए हमारे पास। अब बात आएगी हमें क्या निकालना है। पहले हम ये सीख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सा क्या बताता है, ठीक है ना। उस दिन तो बता दिया था आपको, लेकिन एक बार और सीख लो। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या बताएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट। ये वाला पार्ट क्या बताएगा, ओनली ए, और ये वाला पार्ट क्या बताएगा, ओनली बी। ये ओनली, बस ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। और भी कोई एक्स्ट्रा हम करना चाहें तो उस दिन भी बताया था कि इस पार्ट को एक और भी तरीके से बता सकते हैं। कौन सा वाला पार्ट, a माइनस बी, बताया था ना कि इस पार्ट को अगर a में से b वाला पार्ट घटा दिया जाए, ये वाला पूरा पार्ट, तो यही तो बचा, ओनली ये वाला, यही बचा ना। तो समझना ना आए तो 4 बार समझना, लेकिन ये समझ आ गया, पूरा सेट खत्म हो गया आपका। ये समझने से कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट जो आता है, अगर आगे वाला चैप्टर, आगे मतलब इससे आगे क्वेश्चन आएंगे, वो भी खत्म। और ये फॉर्मूलों से रटने का कहानी खत्म, रटना ही नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें, ये समझ आना चाहिए। ये समझ आए हमें कि ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, a माइनस बी भी बोल सकते हैं इसे हम, और ओनली a भी बोल सकते हैं। इस वाले पार्ट को b माइनस ए भी बोल सकते हैं और ओनली b भी बोल सकते हैं। अब आ जाओ, भाई साहब कह रहे हैं हमसे कि सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है, और उसे भी छोड़ो, हमें तो ये बताना है कि इसकी वैल्यू, ऑप्शन में कई ऑप्शन होंगे, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, कई चीजें होंगी, तो कौन सा सही है, ठीक है। हमने कहा a माइनस बी, हम इस वाले पार्ट से लेके चल रहे हैं, a माइनस बी। बताओ a माइनस बी कौन सा पार्ट है इसमें, ये वाला पार्ट है a माइनस बी, यही वाला पार्ट है। b माइनस ए कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है b माइनस ए। अब दोनों का हमने क्या किया है, यूनियन, दोनों का क्या किया है हमने, यूनियन। a वाले पार्ट का यूनियन किया है और b वाले पार्ट का यूनियन किया है, इस बात में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये वाला पार्ट हमें मिल गया, सिर्फ कौन सा पार्ट हट गया इसमें से, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा है, यही बात तो ही है। देखो माइंड में तुरंत आ गया ना आपके, इसे देखते ही a माइनस बी मतलब ये वाला पूरा पार्ट, b माइनस ए ये वाला पूरा पार्ट, ये दोनों आ गए तो हटाया तो ये बीच वाला है बेचारा, यही तो हटा है। अब यहाँ आ जाओ, आपका मतलब यही कहना चाह रहे हो कि दोनों पार्ट सब कुछ मिला के कौन हटाया है, ये दोनों मिलके कौन हटाया है, कॉमन पार्ट। भाई दोनों मिलके कॉमन पार्ट ही तो हटाया है, दोनों मिलके कॉमन पार्ट ही तो हटाया है। आंसर है कि नहीं सही, बना मामला, समझ आया, ये वाली बात नहीं आई, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ आनी चाहिए, क्यों, हर क्वेश्चन हम यहीं से करेंगे। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, a माइनस बी पार्ट हमारा ये वाला हो गया, और यूनियन में b माइनस ए पार्ट हमारा ये हो गया। हमारी बात समझ आ गई माइंड में कि हमने टोटल में से कौन सा हटा दिया है, इंटरसेक्शन। टोटल में से कौन सा हटा दिया है, इंटरसेक्शन। टोटल किसे कहते हैं, यूनियन को, टोटल किसे कहते हैं, यूनियन को। मतलब a यूनियन b में से हमने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया है, यही बात तो हम कह रहे थे। तो ऐसे प्रूव करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताएं, कई बार आ चुका है वो क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा, कभी PYQ देखे हो, a माइनस ए माइनस बी, a माइनस ए माइनस बी। चाहो तो ऑप्शन भी दे सकते हैं, या ऐसे कम चला लोगे, डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन ऑप्शन भी ले लो भले, a यूनियन बी, a b, a इंटरसेक्शन b। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, आराम से सोच के। ठीक है ना, तो यहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे आप, देखो सीधा सा पहुंचना है। a माइनस बी वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। a माइनस बी पार्ट में से ध्यान से देखना, a माइनस बी पार्ट को किस में से घटाना है,
इस पूरे ए पार्ट है, इस पार्ट में से ए माइनस बी घटाना है, तो कौन सा वाला पार्ट बचा, यही तो बचा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे यूज करना है। एक दो और कराएं ऐसा, चलो। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने में अच्छा लग रहा होगा, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो लिख लो बस, ये फेमस क्वेश्चन है ये वाला, ए माइनस बी, बहुत सही क्वेश्चन है। ये वाला तो हटा दें इस साइड से। एक बहुत सही सा क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें सब माइंड लगाने हैं आपको हर तरफ। विच वन इज नॉट ट्रू? पहला ऑप्शन है आपका ए माइनस, दूसरा ऑप्शन है इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन बी। ये वाला वेन डायग्राम में उतार दो, समझ लो आपके फॉर्मूले की कहानी खत्म। आपको बस डायग्राम आ गया, वेन डायग्राम आ गया, और हर क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ये याद रटने पड़ते हैं ना, ये वाला ये होता है, रटते रहते हैं, ये रटने की कहानी बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ये थोड़ा जल्दी कर रहे हो, क्या चक्कर है? सब लोग सहमत हो ना सी से भाई? कैसे सी चेक किया है क्या सबसे पहले? हाँ तो ये देखो, सिंपल सी बात है, ए माइनस बी कह रहा है ये वाली बात, ठीक है। ए माइनस बी तो हम समझते हैं ओनली एक ही बात कर रहा है। हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है ए में से, समझ आ गई ना। ए में से क्या हटाना है, इंटरसेक्शन बी, तो ओनली ए आ गया, बात सही हो गई, कुछ नहीं किया बस। दूसरा पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का यूनियन किया है, ए इंटरसेक्शन बी वाला ये वाला पार्ट और ए माइनस बी का ये वाला ओनली ये वाला पार्ट, ठीक है। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, ए बन गया पूरा, ठीक है ना। तो ए हो गया, ये बात भी सही हो गई। यहाँ आए हमने है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, सेट 3 यूज किए हैं तो 3 बना लो, क्या दिक्कत है, ये तो हमारे घर की बात है। ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कौन सा होगा, क्या बता सकते हो आप? ये बी मतलब ये तो कहेंगे बी वाला पूरा पूरा पार्ट और सी वाला पूरा पार्ट, मतलब ये भी इसने ले लिया पूरा और ये भी ले लिया इसने पूरा, ठीक है, ले लिया। आगे आए, हमें इसमें से किसको ए में से घटाना है, तो मेरे हिसाब से तो यही वाला पार्ट बचा। और आप बताओ भाई, ये पूरा पार्ट सब कुछ हटा दिया उसने, तो यही तो ओनली यही वाला पार्ट तो बचा बस। बी यूनियन, उससे मतलब क्या है, हमें बी यूनियन सी लेना है हमें बस। अब आपको पता होगा, हटाते हैं माइनस करते हैं तो जो मिलता है उसे तो हटा ही देते हैं ना, जो बचता है उसे ही तो रखते हैं। तो बी यूनियन सी में जो ए वाला पार्ट इसमें आ रहा है उसको हो तो हट जाएगा ना, तो वो हट जाएगा तो ए में वही पार्ट तो बचेगा जो ए में नहीं आ रहा है इन दोनों में, तो ये वाला पार्ट बचा बस, यहाँ से बचा ओनली ए। इसमें आए, हमने कहा ए माइनस बी, ए में से बी घटाना है, ए का वो पार्ट जो बी का नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन सा पार्ट, ये तो ए वाला पार्ट आ गया और एक ये वाला पार्ट आ गया, ये दोनों पार्ट आ गए। अब ये तो प्लस ये तो रहेंगे ही। अब इतने रहने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या दे रहा है, वो यूनियन दे रहा है। तो यूनियन दे रहा है तो हमें तो सिर्फ इतना ही लेना है, ये एक्स्ट्रा पहले ही ले गया इससे, तो यहीं से क्या हो गया, ये गलत हो गया। फिर भी आप देखना चाहते हो कि ए माइनस सी कौन सा पार्ट होगा, ए में से सी वाला पार्ट घटाएंगे, ए में से सी वाला, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचेगा।
अब दोनों को यूनियन करेंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, बट इसमें तो सिर्फ ओनली ए आ रहा है, तो इसलिए ये क्लियर हो गया गलत। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद ये सब क्वेश्चंस आपकी समझ में आराम से आ जाएंगे। ठीक है, हटा दें इसे अब। एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, नंबर ऑफ सबसेट व्हेन एलिमेंट 1 2 always be present in every subset। समझ रहे हो ना? जो सबसेट बनाए उनमें कौन सा एलिमेंट 1 और 2 ऑलवेज क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है ना? तो कितने एलिमेंट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे? तो इसको करने का एक तरीका ये होता है कि जिसको वो कह रहा है कि हमेशा रहने चाहिए उसको छोड़ दो। तो हमने कहा कि कितने एलिमेंट की बात कर रहा है, 1 और 2 की, तो इसमें से 1 और 2 को हटा दो, कितने बचे आपके पास, 2 बचे, 3 4, तो आप कर दो 2 का 2, कितने आ गए, 4। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो ये बात समझ आई। ऑलवेज कहे कि ये रहने ही रहने चाहिए, तो हम ऐसे आराम से कर सकते हैं। तो कितना भी बड़ा आए, 10 एलिमेंट दे के कहे कि ये 5 हमेशा रहने चाहिए इसमें, तो 5 हटा के कितने बचे, 5, 3 हटा, 3 कहे कि ये 3 हमेशा रहने चाहिए, तो 3 हटा के कितने बचे, 7, तो 2 की पावर 7 या 2 की पावर 5। ठीक है, हटा दें इसे। इसका एक तरीका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई लिखता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका ये तरीका होता है 2 की पावर n माइनस r करके। ठीक है ना? तो वो मैंने ऐसे बता दिया डायरेक्टली, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। तो देखो नेक्स्ट एक लॉ होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ पता है किसी को? सिंपल सी बात है इसमें तो, कि जैसे दोनों सेट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों सेट सेम होने चाहिए। दोनों सेट सेम मतलब ए यूनियन ए करें तो क्या आना चाहिए, ए। तो देखो पहली बात तो आइडेम्पोटेंट हमें जहां भी मिलेगा, मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे हम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और भी ग्रुप में भी पढ़ेंगे, तो वहां जहां जहां रिंग में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट रिंग में भी निकालेंगे हम। बट आइडेम्पोटेंट लॉग हो, रिंग हो, एलिमेंट कुछ भी हो, उसका मतलब ये है कि आपका सेम एलिमेंट के साथ सेम आ जाना। ठीक है, सेम एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पर सेम वही एलिमेंट आ जाना, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ हम करें यूनियन के साथ ए यूनियन ए, क्या आएगा, ए। हम करें ए इंटरसेक्शन ए, क्या आएगा। बात समझ आएगी ना? दोनों सेम एलिमेंट, दोनों सेम सेट होंगे, उनका ऑपरेशन करेंगे तो वो सेम ही आएंगे। ठीक है ना? इससे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, एक होता है आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या यूज करते हैं हम? आइडेंटिटी। तो सेट के, यहाँ सेट के अंदर आइडेंटिटी का काम कौन करता है, कौन सब में रहता है शामिल, फाई। सब में शामिल कौन रहता है, फाई। तो ए यूनियन फाई करें तब क्या आएगा, और ए इंटरसेक्शन फाई करें तब क्या आएगा। ये पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे केस, क्या मतलब ये होते लॉ है, बट प्रॉपर्टी में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो बता सकते हो? ए आएगा और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है ना? थर्ड, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है ए का ऑपरेशन बी के साथ करें
और बी का ऑपरेशन ए के साथ करें तो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, कैसा आना चाहिए, सेम। ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, कैसा आना चाहिए, सेम। और लिख लो, और भी लिखने हो तो एक एसोसिएटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव ग्रुप पढ़ेंगे जब एबेलियन ग्रुप, तब यही ऑपरेशन होगा। यूनियन का ऑपरेशन है सेट के अंदर, तो वहां कोई भी ऑपरेशन जो गिवन में होगा, ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए लेंगे हम। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि ए का ऑपरेशन किसके साथ करो, बी के साथ करो, और बी का सी के साथ करो, तो दोनों में सेम वैल्यू आएगी। मतलब बी सी का पहले कर लो तब ए का करो, या ए बी का पहले कर लो फिर सी का करो, दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, सेम। ऐसे इंटरसेक्शन लगा दें तब भी सेम बात रहेगी। हिंदी में तो नहीं है कोई यहाँ, हिंदी मीडियम, आपको बताना चाहिए। तो कम्यूटेटिव लॉ को कम्यूटेटिव पढ़ो आप, जहां पूछना हो हिंदी किसी की तो पूछ लेना। ये साहचर्य होता है, ये क्रमविन्वय होता है, ये वर्ग सम होता है, ये तत्समक होता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ो। हटाए, एक और लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो हमें कहा लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस में पढ़ना है, जहां दो ऑपरेशन एक साथ काम करते हैं, ए माइनस बी यूनियन, ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो माइनस का तो मतलब आप समझते हो, माइनस का मतलब उल्टा कर देगा, ए माइनस बी यूनियन को क्या बना देगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस बी इंटरसेक्शन को क्या बना देगा, यूनियन। डिमॉर्गन लॉ तो बता दिया था शायद, जिसको नहीं पता वो डिमॉर्गन लॉ लिख लो। मतलब ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी का डैश करेंगे, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में ए डैश इंटरसेक्शन किस में आ जाएगा, यूनियन में। तो ये सब समझ आ गई चीजें, कुछ नहीं है, बस देखना था। और जो जैसे हमारे पास ऑपरेशन होते हैं उसी हिसाब से इसमें सब हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराएंगे उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन और। ए यूनियन बी का डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, बी। ऑप्शन लिख देते हैं, ए बी आई। यू। ये यू है, यू मतलब समझते हो यूनियन सबका।
कौन सा ऑप्शन? डी। देखो सिंपल सी बात ये है, ए यूनियन बी डैश। देखो ध्यान से देखना, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए यूनियन बी डैश। बी डैश का मतलब समझते हो ना, यूनियन में से बी हटा देंगे तो कौन बचेगा? ए बचेगा। ए यूनियन ए, ए आ गया पूरा, ठीक है ना। यूनियन ए डैश मतलब बी हटा देंगे तो बी आएगा। ए डैश मतलब ए डैश का मतलब ए हटा देंगे तो बी आएगा। बी इंटरसेक्शन बी मतलब बी आ जाएगा। ए यूनियन बी ऑप्शन नहीं है कोई, तो यूनियन सबका दिया है, इसका मतलब भी तो ए यूनियन बी हुआ। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी। या इसे लिखेंगे ए यूनियन बी। तो मतलब माइंड से आपको करना है ये सब, जरूरत पड़े तो बना लेना डायग्राम, और ना जरूरत पड़े तो ऐसे ही सोच के कर सकते हो। डैश का मतलब दूसरा वाला पार्ट, डैश का मतलब दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर यूनियन साथ में आ रहा है, यहाँ पर यूनियन क्या आ रहा है? साथ में आ रहा है। तो यू है हमारे पास कोई, हमने कहा ए के साथ उसका उस पार्ट का यूनियन करना है जो बी नहीं है। जो बी नहीं है तो कौन है? वो ए ही तो होगा। जो बी नहीं है वो कौन है? ए है। तो जो बी नहीं है ए है, तो ए यूनियन बी हो गया, तो सॉरी ए यूनियन ए हो गया। तो यहाँ से ए आ गया। यहाँ ए डैश मतलब जो ए डैश मतलब ए नहीं है तो बी आ गया। बी यहाँ से बी ले लिया, दोनों का यूनियन यहाँ आ गया। डैश का मतलब उसका दूसरा पार्ट। हटा दें से अब देखो क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास हम निकालते हैं ए यूनियन बी, क्या मतलब समझते हो? ए यूनियन बी में नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही बात है ना। अब इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी। यूनियन का मतलब, और यूनियन का मतलब क्या होता है? और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। मतलब इंटरसेक्शन क्या कहता है? दोनों को लेके चलना है। यूनियन क्या होता है? दोनों साथ आए ना आए, काम होना चाहिए अपना, ठीक है ना। तो ये होता है यूनियन का, ये होता है आपका इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो यूनियन कब निकालेंगे हम? जब काम करना ही करना है। काम करने का मतलब ए या बी, ए या बी, ए और बी की बात करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी, तो हम क्या निकालेंगे? यूनियन। बात करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई पूछेगा ए डैश क्या करेगा? ए डैश क्या बताएगा यहां पर हमें? नॉट इन ए, क्या बताएगा? नॉट इन ए, ए में नहीं है वो बताओ। ए, मैं आपसे कहूंगी एन ए डैश की वैल्यू बताओ, ये क्या बताएगा हमें? वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है ना। बी डैश मतलब वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब देखो कोई आपसे ये पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बताइए, तो क्या इसकी वैल्यू आप ये बताओगे? देखना ये बात सही है क्या। देखना ए बी हो गया। ए इंटरसेक्शन मतलब ए वाला पूरा पार्ट लिया अभी हमने। इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब बी, बी वाला पार्ट छोड़ देना ये वाला। तो क्या आ गया? ओनली ए। ओनली ए को क्या बोलते थे? ए माइनस बी। तो एक बात यहाँ से समझ आई, कोई हमसे क्या पूछे, ए माइनस बी पूछे, तो हम ये भी बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब जो माइनस हो रहा है उसके साथ डैश के साथ इंटरसेक्शन कर दो उसका। जो माइनस हो रहा है उसके डैश के साथ इंटरसेक्शन कर दो, तब भी वही बात हमारी आएगी, ठीक है।
कोई पूछेगा आप ए इंटरसेक्शन बी डैश बताइए, तो क्या पूछना चाह रहा है? ओनली ए पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है वो? ओनली ए। ठीक है, अब देखना, अब मैं कुछ डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या बता सकते हो आप? देखना, अब याद से रखना, ए डैश क्या था? ना तो ए में। बी डैश क्या था? ना तो बी में। और ये क्या बता रहा था? एंड। तो ना तो ए में हो और ना बी में हो, वो एलिमेंट बताने जो ना तो ए में हो और ना बी में हो। ठीक है ना, ये कोई पूछता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो ए में हो और ना बी में हो। तो आपने तो देखा था ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए यूनियन बी का डैश, मतलब दोनों का डैश, मतलब दोनों के अलावा जो एलिमेंट हो, दोनों के यूनियन से अलग जो होगा वही तो हुआ ये मतलब। इसका मतलब यही तो था। ए यूनियन बी डैश को हमने डिमॉर्गन लॉ में क्या लिखा था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वही बात तो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो डैश हमारा नॉट के लिए आएगा, डैश हमारा किसके लिए आएगा? नॉट के लिए। ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि ए डैश इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी में बहुत देखेंगे आप कि एक काम नहीं करना है और एक करना है, या आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे कि एक के द्वारा काम हो और दूसरे के द्वारा काम ना हो, तो हम यही यूज करते हैं, डैश इंटरसेक्शन। डैश मतलब ना हो, इंटरसेक्शन और बी मतलब हो, दोनों मिक्स करके ए के द्वारा ना हो और बी के द्वारा हो। तो वो बात होगी, ए डैश मतलब जो ए डैश में नहीं हो और किस में हो? बी में हो। ए डैश में नहीं मतलब ए में नहीं हो लेकिन बी में हो। तो वो वाली बात, ये अर्थ समझाया जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है और पूछता है कि ये किसे रिप्रेजेंट करता है, कि आप बता सको कि नंबर ऑफ उसके एलिमेंट है ये। ठीक है, तो कोई आपसे अगर ये पूछता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो बताइए इसमें ये किसके एलिमेंट, किसके नंबर के रिप्रेजेंट करेगा? क्या बताएगा ये बताएगा ए यूनियन बी का डैश, मतलब ये बताएगा जो ए और बी में एलिमेंट नहीं है वो वाले पार्ट। ठीक है ना, तो हटाने से यहां से अब, तो ये बात समझ आ गई, तो हमें बस ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वेन डायग्राम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब वो क्वेश्चंस करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चंस रह गए वो बस। हाँ, सेट इतना ही है, अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो बचे हैं। अब देखो, 50% लिखो, 50% स्पीक हिंदी, 20% स्पीक इंग्लिश, एंड 10% स्पीक बोथ लैंग्वेज। ये कहना चाह रहा है कि 50 लोग तो हिंदी बोलते हैं, 20 इंग्लिश बोलते हैं और 10 लोग दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। देन पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए कमेटी, या जो भी है कमेटी मान लो, जो भी मान लो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड दोज पर्सन्स which speak only English। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो लोग बताइए जो सिर्फ क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। हो गया? कितना आया? ये कितना आया? 60 और ये 10। चलो देखो, हमारा काम, कितने लोग हैं? एक तो इंग्लिश वाले हैं, एक तो इंग्लिश वाले हैं और क्या है, एक हिंदी वाले। तो 2 डिब्बे बनाएंगे आप, ये इंग्लिश वाले और ये हिंदी वाले। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कॉमन वाले से स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना? कॉमन वाले से। तो देखना, कॉमन लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं? 10।
10 वाला पार्ट, कॉमन वाला पार्ट हम जानते हैं कौन सा होता है, बीच वाला पार्ट होता है। 10 आ गई। अब आओ हिंदी के पास। हिंदी कितने लोग बोलते हैं? 50। 50 में से 10 तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी बोलते हैं, तो कितने बच्चे हिंदी वाले? 40। ठीक है। अब इंग्लिश कितने बोलते हैं? 20। 10 दोनों बोलते हैं, कितने बच्चे? 10। ठीक है। अब यहां से आपको पता है कि बोथ लैंग्वेज वाले तो 10 हो गए, ओनली इंग्लिश वाले कितने हो गए? ये ओनली इंग्लिश वाले हो गए, ये ओनली हिंदी वाले हो गए, और टोटल कितने हो गए? 10 प्लस 10 प्लस 40 कितने हो गए? 60। ये कितने हो गए टोटल? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है ना। तो इस मेथड से आपको ऐसे क्वेश्चंस को लगाना होगा। ठीक है। तो ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कहां से? बीच में वाले से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 3 का भी आए, अगर कितने का आए? 3 का भी आए, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम तीसरा कहाँ बना देंगे? यहाँ बना देंगे। उसमें क्या बताएगा? बीच में सबके लिए बताएगा, ए बी के लिए बताएगा, बी सी के लिए, सी ए के लिए। ठीक है। सेम कुछ क्वेश्चन हम आपके ग्रुप में भेज देंगे, ना हो तो बताना। ठीक है ना। समझ आ गया ना सबके ये वाल? अब एक क्वेश्चन बताओ कि हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। ठीक है। पहले एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं इसे। एन ए में 6 हैं और बी में हमारे पास 4 है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन ए यूनियन बी। दूसरा फाइंड नंबर ऑफ है, ये फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे और मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे? कितने होंगे बताओ? मैक्सिमम, मिनिमम 6 होंगे और मैक्सिमम 10। देखो सही बात है, ए में 6 हैं और बी में 4 हैं। ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जो मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? ए में एलिमेंट प्लस बी में एलिमेंट, ए में एलिमेंट प्लस बी में एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट क्या होते हैं? मैक्सिमम ऑफ ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, दोनों में जो मैक्सिमम होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ चेक करें तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 कितने आ गए? 10। इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा हो गया? 6 और 4 में 6। ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए इंटरसेक्शन के लिए, तो इंटरसेक्शन के लिए बता सकते हो आप? इंटरसेक्शन के लिए पूछें अब इसमें हम, तो इंटरसेक्शन के लिए बता सकते हो? सोच के देख लो, बस हो जाएगा आराम से। देखो इंटरसेक्शन में मिनिमम तो हमें पता है कितने हो सकते हैं। अगर मिनिमम की कोई कहे हमसे कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम में देखो सबसे पहली बात, हमारे पास 6 हैं और ये कितने हैं? 4 हैं। ये इंटरसेक्ट, अभी हमें ये तो नहीं पता, ये तो हमें नहीं पता कि अलग अलग हैं या एक जैसे हैं या सेम है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ हमने जैसे सोच के देखा कि ए यूनियन बी में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं। हमने सोचा ये भी अलग है, 6 अलग हो गए और 4 अलग हो गए, तो दोनों को मिलाएंगे तो 6 उसके और 4 उसके 10 हो जाएंगे। ये बात समझ आई? उसने कहा मिनिमम मतलब हम ये कहें कि दोनों सेम टू सेम वाले तो हट जाते हैं। हमने कहा चारों इसी में आ रहे हैं, ये चारों इसी में आ रहे हैं, इसी के एलिमेंट है, तो मैक्सिमम वाली कंडीशन आ गई। और इंटरसेक्शन के लिए आप बात करो, एन ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? आप बता, सोच के देखो। यहां से हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी में कम से कम कितने हो सकते हैं? दो ही कंडीशन बनाई थी हमें यहां से।
दो ही कंडीशन बनाई थी ना हमने यहाँ से, कौन कौन सी? एक तो दोनों अलग अलग हो तब एक कंडीशन बनेगी, और या दोनों कैसे हो, एक जैसे हो तब बनेगी। तो आपको दिख रहा होगा आराम से, दोनों अलग होंगे तो मिनिमम तो कितना आएगा, 5 आएगा सिंपल, और मैक्सिमम कितना आएगा, मिनिमम ऑफ किसका, ए का और बी का। तो कितना आ जाएगा ये, 4। ठीक है ना। ये पूछ लेते हैं ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में देखे कि मैक्सिमम कितने होंगे इसमें और मिनिमम कितने होंगे। अब सेट का आप घर जाके जो भी बुक हो, जैसा भी कुछ भी हो, सेट के सारे क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन करके उठाना, ठीक है, लगाना उसे, तब बताना कि नहीं हुआ है। इस वाला देखो, इंटरसेक्शन में मिनिमम 5 इसलिए होंगे, हमने कहा कि 6 इसमें है 4 इसमें है, हमने कहा ये 6 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, ये तो पॉसिबल है, तो कोई कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन 5 आएगा। मिनिमम वाली कंडीशन, मैक्सिमम हमने कहा सारे के सारे कॉमन है, ये 4 और 6 में से 4 ही मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं, तो इन दोनों में मिनिमम जो होगा वही तो कॉमन बन के आएंगे, तो 4। तो सेट में हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा, वो आप करना तब बताएंगे। उसमें एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जैसे आप जब डायग्राम बनाओगे तो उसने कहा कि 20 स्टूडेंट फिजिक्स में पास हुए, 40 स्टूडेंट मैथ में पास हुए और 60 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। और इतना देने के बाद वो कह रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में 30% स्टूडेंट फेल हो गए। बात समझ आई? मैं बात किसकी, हम क्वेश्चन बात किसकी कर रहा है, पास की, और दोनों का कॉमन किसका दे रहा है, फेल का। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, हो गए। तो यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, जैसे हमने कहा ए और बी, इस वाले क्वेश्चन में तो कॉमन वाला एक ही कंडीशन थी कि बोल रहे थे, नहीं वाली कंडीशन नहीं थी। उसमें अगर उसने नहीं वाली कंडीशन दे दी है तो आपको या तो ए और बी जो दोनों कंडीशन दी उनको नहीं में लाना पड़ेगा, ठीक है। वो नहीं में कैसे आएंगे आप अच्छे से जानते हो, ये माइनस वाला करके ये दोनों नहीं वाली कंडीशन में लाएंगे तब करेंगे। उसका करने का एक तरीका ये भी है कि इस वाली कंडीशन को आप x मान के करोगे। क्या मान के करोगे, x मान के, ठीक है। बी जहां सिंपल बात है, इसका लॉजिक आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन करते करते पेन रुक जाए और समझ ना आए कि इसमें क्या माइंड लगेगा, समझ लो उसमें x मान आ जाएगा। ये सेट का एक बहुत बड़ा लॉजिक है, हर क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ये जो कैलकुलेशन कितने लोग हिंदी बोलेंगे मैथ बोलेंगे ये सब, ये क्वेश्चंस में जहां आपका पेन रुक जाए कि अब समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें, तो कहां से स्टार्ट करना है, वहां x से। बीच वाले को क्या मान लेना है, x। जैसे मैं कहूं कि आपको 50 इसकी वैल्यू पता है और 60 इसकी वैल्यू पता है, a की मतलब a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 60, और आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, बीच वाला हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करें, तो आप क्या मानोगे यहाँ x, ठीक है। इसे क्या मानोगे 60 माइनस एक्स, ये 50 माइनस एक्स। अब आप घर की बात हो गई आपकी, कैसे हो गई, अब आपसे कोई पूछने लग जाए कि टोटल कितने होंगे, आप तीनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। ओनली बी वाले कितने होंगे, इसे, ओनली ए वाले ये, और एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू कोई ना कोई वो देगा, उससे निकालोगे आप। जैसे उसने कहा कि आपके पास 100 बच्चे थे, कितने बच्चे थे टोटल, 100, और उसने बोल दिया 20 बच्चे कुछ नहीं बोलते थे और दोनों को बोल दिया बोलते थे वो, तो आपने एक्स मान के किया, तो इन टोटल जो आपकी वैल्यू आएगी वो तो बोलने वालों की आएगी। अब 100 में से घटाओगे तो कौन से निकल के आएंगे, जो ना बोलने वाले, बात खत्म, एक्स की वैल्यू वहां से आ जाएगी। तो जहां फंस जाओगे वहां क्या मानना है बीच वाले को, एक्स। तो जब फंसोगे तब बताना, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, थोड़ा सा टाइम सेट में ही बहुत हो गया है, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चंस आराम से बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब चलते हैं, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट उस दिन भी बताया था, ध्यान हो तो आपको कुछ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया नहीं बताया, बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि दो एलिमेंट जो होंगे वो किस में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। किस में होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे। हमने कहा ए कोई सेट है नन एम्प्टी, बी भी कोई एक अलग सेट है नन एम्प्टी, तो इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें ए क्रॉस बी,
क्या निकालें, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए बी की फॉर्म में आएगा, ठीक है, जहां पर सभी ए कहां से आएंगे, ए से, और सभी बी कहां से आएंगे, बी से। ये क्या बनेगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके जो एलिमेंट होंगे इस फॉर्म में होंगे भाई साहब, ए और बी की फॉर्म में होंगे, क्योंकि दो का क्रॉस हो रहा है तो दो एलिमेंट की फॉर्म में होंगे। अब इस फॉर्म को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मतलब आप कभी ये करना चाहो कि ए बी को क्या लिख दो, बी ए लिख दो, तो ये बराबर नहीं होंगे, ये इक्वल वाली बात नहीं होगी। ए बी है तो ए बी ही रहेगा। अब इस ऑर्डर पेयर को ही, इस फॉर्म को हम ये भी बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन, ए किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ। ए किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ। यही बात हुई ना, ए कहाँ जा रहा है, बी के पास, ए कहाँ जा रहा है, बी के पास, ए कहाँ जा रहा है, बी के पास। ऑर्डर्ड पेयर है ये, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कोई पूछे कि इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो अगर ए पूछे कि एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो जितने ए में होंगे इनटू जितने बी में होंगे, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चले आगे, ये बात समझ आ गई हमारे। तो अगर कोई हमसे ए क्रॉस बी निकलवाना चाहे, जैसे कहे कि ए के पास 1 2 है और बी के पास क्या है, 3 4 है, क्या है, 3 4 है, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी बताइए, तो आप क्या करोगे, 1 का किसके साथ, पहले 3 के साथ, फिर 1 का, 2 का, 2 का, ये क्या आ गया आपका ए क्रॉस बी। और इसमें एलिमेंट कोई पूछे तो हो गए ना 4, एन ए इंटू एन बी, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मैं यहीं से आपसे ये पूछूं, ए क्रॉस बी पूछ रहा है, तो भी मैं आपको ए क्रॉस ए पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या पूछना है, ए क्रॉस ए का ए के साथ ही करना है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे इसके एलिमेंट पूछूं तो क्या आएगा, एन ए इंटू एन ए, यही तो आएगा। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो कितने हो गए, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हुए, नहीं हुए 2 का स्क्वायर। तो अगर ए क्रॉस ए सेम एलिमेंट का आता है तो उसके एलिमेंट का स्क्वायर भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए में अगर एन एलिमेंट है तो इसके ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने होंगे, एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेचारा बहुत ही अच्छा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कहीं कोई किसी से दिक्कत इसे नहीं होती है, जैसे सब लोग काम करते हैं ऐसे ही आसानी से ये काम करता है। तो इसने आपको दिक्कत तो नहीं दी, उसने कहा भाई साहब क्रॉस कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई करना जानते हो, मल्टीप्लाई कर दो मेरे एलिमेंट का, कर दिया उसके एलिमेंट का, आपने टोटल नंबर निकाल लिए। अब आपको तो मजा आएगा नहीं ऐसे, अच्छा भाई अच्छा इंसान है तो आप भी परेशान करोगे उसे। उसने कहा आप कितना भी परेशान कर लो, मैं सीधा हूँ तो सीधा ही रहूंगा। तो आपने कहा ठीक है आ जा, तो हम तुझे परेशान करते हैं, हटा देना ये। उसने कहा कि आप बताओ मेरा ए क्रॉस बी यूनियन सी बताओ, कर दिया आपने परेशान उसे। वो कह रहा था क्रॉस के चक्कर में आप क्रॉस ही रखो उसे, आप ये सब ड्रामा मत करना, लेकिन आपने कर दिया तो वो कहा मैं सीधा हूं तो सीधा ही रहूंगा। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी आपसे कहे तो आपको क्या दिक्कत है इसमें निकालने में, क्योंकि क्रॉस का मतलब हमें तो मल्टीप्लाई करना है। अगर ये कहे कि इंटरसेक्शन भी कर दो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है आप करते रहो, मुझे क्या फर्क है। ए क्रॉस बी करेंगे, फिर कौन आ गया, यूनियन आएगा, आ गया ए क्रॉस सी करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये ऐसे करेगा तो ए क्रॉस बी करेंगे, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ आई ना आराम से।
अगर माइनस भी आ जाता है तब भी हमें उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो ये है कि जो ऑपरेशन आप लाओगे बीच में लगा दूंगा, मुझे क्या फर्क है, ठीक है ना। अगर वो कहे ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी कहे, जैसे ए क्रॉस, आपका मन तो कर ही रहा होगा कि भाई यूनियन लगाए, यूनियन तो अच्छा आदमी है, इंटरसेक्शन भी बढ़िया है, सीधा काम करेगा, माइनस लगा के दिखाओ, उसने कहा कि आप कुछ भी लगा दो, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये बात समझ आ रही है, क्रॉस में कोई कंडीशन हमें याद नहीं करनी, जैसा दिखेगा वैसा टिक हम कर देंगे, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया ये कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये क्या होगा? सीधा सीधा है तो बता देना चाहिए आपको, क्रॉस तो सीधा है, कोई दिखावा नहीं करेगा वो, आपको तो मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। आप कैसे करते हो? अभी तक तो आप ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे थे, दो का कर रहे थे, ये वाला, अभी तक तो आप ये वाला ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, दो का इसके साथ कर दिया, फिर इसके साथ कर दिया, अब आप कर रहे हो इसका, तो पहले किसका करोगे? समझ आ रहा है ना, वही क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, चार का किससे करोगे, फिर चार का दो से, ऐसे ही तो करोगे, तो वही बात तो करनी है बस। पहले ए का किससे करेंगे? बी से, बीच में क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, कर दिया, और फिर किसका नंबर आ गया? क्रॉस है, क्रॉस लग रहा है ना, ये क्रॉस लगा दिया। अब बी का किससे करेंगे? नहीं आई बात समझ में? ए से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हटाएं, आप देखो, यहां से ड्रामा स्टार्ट किया, इसने ड्रामा स्टार्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीधा साधा इंसान है, तो सीधी सी बात है, कोई बढ़िया इंसान सीधा सीधा साधा हो उसके पास तो लोग ड्रामा करने आएंगे ही आएंगे। उसने भी खड़ा है कि भाई कर लो ड्रामा, मेरा क्या बिगाड़ोगे। उसने कहा मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा ए बी बन के, और ए को लूंगा ए से और बी को लूंगा बी से। ठीक है भाई साहब, अब आए इसके पास, ए भैया, इसके पास आए, ए भैया यार कुछ करना, आगे हमारे साथ भी रहे, दूसरा है हमारे साथ भी रहे। तो मतलब क्या चाह रहे हैं लोग किसी अच्छे बड़े इंसान के पास जाके? रिलेशन बनाना। क्या चाह रहे हैं? रिलेशन। कोई भैया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये रिलेशन जो बना कहाँ से बना? कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कोई, अब हम आपसे पूछ रहे हैं रिलेशन क्या होता है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो एक सेट है, इसके अंदर भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बात हमने यहाँ ये नहीं कही कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कहा है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपका मन प्रॉपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बढ़िया इंसान है ये नहीं कहेगा प्रॉपर छोटे हो तो छोटे रहो, ये कहेगा ठीक है भाई तू कर ले अपने मन की। तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट को या सभी एलिमेंट को उठाओ, तब आप जो बनेगा वो क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा वो? रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। अब ये ए क्रॉस बी से भी हो सकता है, और किससे भी हो सकता है? ए क्रॉस ए से भी हो सकता है, जहां पर ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। अगर ए क्रॉस ए होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो हमने कहा आपसे कि एक ए में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। हम अभी ए क्रॉस बी में नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं ए क्रॉस ए से। तो हमने कहा कि एक रिलेशन हमने स्टार्ट किया यहाँ आर, तो आर जो स्टार्ट किया, चलो इसे इसी की फॉर्म में लिख दो पहले। आर बराबर क्या होता है?
ए बी, जहाँ सभी ए से, सभी बी से आ रहे हैं, और आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। आपको मैंने पहले ही बताया, ये भी ऑर्डर, वो ऑर्डर पेयर में, तो ये भी ऑर्डर पेयर में रहेगा। ऑर्डर पेयर में रहेगा तो हम इसे ए बी, ए रिलेशन बी बताया था ना, ए बी के पास जा रहा है तो ए रिलेशन बी कहेंगे, ए बी लिखा है तो ए रिलेशन बी कहेंगे, बी ए लिखा है तो बी रिलेशन ए कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ए रिलेशन बी। इस आर को हम क्या पढ़ेंगे, ए रिलेशन बी, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है कि इसी के एलिमेंट को लेके हम ये रिलेशन बना रहे हैं। भाई साहब रिलेशन तैयार तो कर रहे हैं, अब रिलेशन वाले फिर तैयार, ये दिक्कत हो गई कि क्या क्या रिलेशन बनाना है, क्या क्या रिलेशन बनाना है। तो ये समझ आए कि इसमें से जो एलिमेंट उठाएंगे वो सब किसके होंगे, रिलेशन में आएंगे। बात समझ आई ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो एलिमेंट उठाएंगे वो क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन तो बन गया यहाँ। अब आएंगे हम टाइप ऑफ रिलेशन पर, टाइप ऑफ रिलेशन पर। जैसे अभी एग्जांपल की बात कर रहे थे आपसे कि हमने ए में आपको दे दिया 1 2 3 दे दिया, ठीक है, और मैंने एक एलिमेंट ले लिया आर, और 1 1 1 2 1 3 2 3, मैंने बस इतना ही रखा। तो मैं तो कह सकता हूँ ना ये रिलेशन है, कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये ए सेट दे के ये लिया है, तो इसका मतलब मेरी समझ आ गई कि मैंने ये यहाँ से लिया है। भाई साहब यहाँ जो भी एलिमेंट होंगे हमारे ए बी टाइप से, जहाँ ए बी कहाँ से बिलोंग होगा, ए से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए में एलिमेंट देके मैंने कौन सा रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन लिया है जो कहाँ से आया, ए क्रॉस ए से मैंने कुछ एलिमेंट दिया, मतलब हुआ भाई 1 2 3 देके। ये तो इसकी जबरदस्ती है नहीं ना कि मैं सबसे सबके बना के रखूँ यहाँ, क्यों नहीं जबरदस्ती है, क्योंकि रिलेशन तो मेरी मर्जी है ना, मैं बनाऊंगा रिलेशन तो भाई मेरी मर्जी है कितना बनाऊं कैसा बनाऊं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा तो सारे एलिमेंट को लेके बनेगा, रिलेशन बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ एलिमेंट लेके या सभी एलिमेंट, उसकी मर्जी है कितने लेके बन रहा है। तो ये रिलेशन आर हो गया, ठीक है। अब हम समझ जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन पर आ गए। अब चलते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, हटा देना इसे अब। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इन सब में, सिंपल सी बातें हैं। अब की बार DSSB PGT में ये क्वेश्चन, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन। उसमें इसके तो थ्योरी बेस कम ये लिखे हुए, ये हाँ जी थ्योरी बेस ही मान लो इनको, और क्या ही है, थ्योरी बेस है ये। पेन तो चलाना नहीं है, बस देख के बताना है ये हो गया कि नहीं हो गया, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, बस कंडीशंस आपको पता है तो आप आराम से कर पाओगे। हटा दें से अब, हटा दें। और थ्योरी बेस में ही टाइम कम लगता है, बाकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डाल दिए तो वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें। अब देखो भाई साहब एक बात बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ उठाए, आधे उठाए, अधूरे उठाए, उसने अपना रिलेशन तैयार कर लिया, अब बांट रहा है वो। अब क्या कर रहा है वो, बांट रहा है नाम ले लेके। नाम क्या ले रहा है उसने, ये कोई आर है जो कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस बी का, क्या है ये आर है, कोई ए क्रॉस बी का सबसेट है। बात समझ आई, ये आर है। भाई साहब ने पहले आर के नाम पे नाम बात करते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन लिख लेना यार, टाइप ऑफ रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं, ये तो बात समझ आ गई ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो एलिमेंट उठाएंगे उसके अकॉर्डिंग बताएंगे ना। तो उसने आर मैनेजर बना दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ने, कि आप मैनेजर हो, कुछ एलिमेंट उठाओ और पूछो ये कौन सा रिलेशन है, पूछो ये कौन सा रिलेशन है। भाई साहब ने कहा मैं तो भैया बनाऊंगा, मैं तो भाई भाई कहूंगा, मेरा बड़ा भाई है ये, रिफ्लेक्सिव। तो उससे पहले रिफ्लेक्सिव आया जैसे, तो रिफ्लेक्सिव ने कहा भाई साहब खुद के साथ रिलेशन रखना सीखो पहले। रिलेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसने कहा पहले खुद के साथ रिलेशन रखो। तो इसने कहा क्या कहना चाहते हो कि ए का रिलेशन, ये जो कोई रिलेशन बनेगा वो ए का ए के साथ रहना चाहिए। समझो क्या रहना चाहिए, ए का ए के साथ। और सभी ए कहां से बिलोंग करने चाहिए, हमारे ए से। सभी कहां से जैसे हमने ए के लिए बात कर रहे हैं, ए क्रॉस ए के लिए, ये आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस ए का, यहाँ आ जाओ, ठीक है। और यहाँ एग्जाम्पल भी आपके साथ के साथ ए की वैल्यू में 1 2 3 रख दी है, ठीक है ना। अब माइंड में खुद सोचना है तुम्हें कि ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, बट अभी इतना है कि ए के पास मेरे 1 2 3 है, ठीक है। इसका मतलब समझो पहले, ए होना चाहिए, ए सभी कहां से आए हैं, ए से। इसका कहने का अर्थ ये है कि आप खुद देख रहे हो कि यहाँ ए आएगा तो दूसरी बार भी ए आ रहा है, मतलब पहले खुद को पहचानो। अगर खुद के बारे में जानते हो, खुद के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, तो किसी से भी रिलेशन अच्छा आप बना सकते हो, यही बात है ना इसकी। तो इसको एक और फॉर्म में वो ये कह रहा है कि ए रिलेशन ए होना चाहिए जहां सभी ए कहां से बिलोंग करें, ए से। ये भी यही बात हुई, ठीक है ना। ये लिख दे या ये लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे अब यहाँ से R1 उठा रहा हूँ, R1 में मैंने उठाया 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। R2 में मैंने उठाया 1 1 2 2 3 3 2 3 3 1। R3 में मैंने उठाया 1 1 2 3 3 2, ठीक। और R4 में मैंने उठाया सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3। कौन सा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें, R1 R2 R3 R4 में कौन सा है और कौन सा नहीं है। चलो R4 है, और R2 R3 नहीं है, R भी नहीं है और है, और देखो आप, अब देखो खुद का अपना उसके अंदर घुस रहे, मतलब उसने बेचारे ने इतना कहा है भाई खुद का खुद के साथ बनाओ बस। नहीं, आप देखो हटो मत अभी अपनी बातों से, बिल्कुल सही ऑप्शन लगाए हैं, ये नहीं होगा बस तीनों होंगे। फिर से समझो, उसने ये कहा है कि ए का ए के साथ ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ए का ए के साथ होना चाहिए, ये कंपलसरी है। बाकी का कोई और रखो ना रखो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका किसके साथ है, लेकिन जितने एलिमेंट दिए उनका उनके साथ जरूर हो। खुद का खुद के साथ हो, बाकी का किसी के साथ हो ना हो, उसे कोई फर्क नहीं। उसकी प्रायोरिटी बस कितनी है, खुद का खुद के साथ हो। तो एक बात बताओ, ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3। तो उसकी प्रायोरिटी रिफ्लेक्सिव की है कि पहले यार खुद को पहचानो, कितने लोग हैं आप, 3 लोगों, पहले खुद के साथ तो रहो, अब तभी तो आगे बनाओगे भाई, पहले खुद के साथ रिलेशन रखोगे तभी तो आगे बनाओगे। तो भाई साहब ने कहा 1 2 3 है, तो इसका मतलब समझ आएगा रिफ्लेक्सिव वो होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, जो उसके अलावा जो मरे ना मरे, रहे ना रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ढूंढो भाई, 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, हो गया रिफ्लेक्सिव। उसकी बस इतनी सी जरूरत है कि बस आप जो उतने एलिमेंट है उतने दो बस उसका उसके साथ, बाकी का एक्स्ट्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 है लेकिन इसमें 2 2 3 3 नहीं है, हटाओ ये नहीं है। 1 1 है, 2 2 है तीनों, ये हो गया। तो एक बात समझ आई, रिफ्लेक्सिव का मतलब जो एलिमेंट है सेट के अंदर उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, बाकी का हो किसी का ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना इसमें नहीं है और किसी का यही 3 है तब भी हो गया, इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं तब भी हो गया।
तो उसका बस इतना सा कहना था कि बस खुद का खुद के साथ जरूर हो, बाकी अगर पता है इसमें सारे एलिमेंट लिख दें, हम सारे रिलेशन लिख दें इसके जितने भी होंगे, बस एक को हटा दें, 2 2 को या 3 3 को या 1 1 को, तब भी नहीं होगा। उसकी प्रायोरिटी बस इतनी सी है कि खुद का खुद के साथ वाले सब एलिमेंट से हो, और कोई से हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखो यहीं से एक लिखो आइडेंटिटी रिलेशन। क्या लिखोगे? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि बस और बस, ओनली और ओनली क्या हो? सिर्फ खुद का खुद के साथ ही हो। ये कहता है बस ए रिलेशन ए हो ओनली, जहां सभी ए बिलोंग कर रहे हैं आर से ओनली। सिर्फ, हाँ, अब इसमें आप कहोगे तो इसके अंदर सिर्फ ओनली क्या आएगा? R4 वाला, 1 1 2 2 और 3 3। तो समझ आया ना दोनों में फर्क? आइडेंटिटी तो सिर्फ 1 1 2 2 3 3, मतलब जो एलिमेंट है उनके ओनली वही होने चाहिए खुद का खुद के साथ। वो ये रिफ्लेक्सिव कहता है खुद के साथ तो हो, उसके अलावा कोई हो तो फर्क नहीं पड़ता, और ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप यहां से एक बात कह सकते हो, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं, होते हैं। और सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव के अंदर आइडेंटिटी आ जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी के अंदर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ठीक, अब आपसे हम पूछें यूनिवर्सल रिलेशन, हो गए? यूनिवर्सल रिलेशन, जैसा नाम वैसा काम, पूरा का पूरा रिलेशन, पूरा का पूरा रिलेशन। मतलब आर के पास कौन आ जाए, बात समझ आ गई होगी आपके। यूनिवर्सल मतलब पूरा का पूरा आ जाए, सबसेट इसीलिए तो बना रहा था यूनिवर्सल के लिए। तो जो रिलेशन यूनिवर्सल कौन होगा? पूरा का पूरा एक क्रॉस से आ जाए। हो गया? अब अगला नंबर लिखो, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर मैं किसी के साथ जैसा रिलेशन बना रहा हूं वो मेरे साथ वैसा बनाएगा तो सिमेट्रिक है, ठीक है। मैं कुछ कहूँ और वो कुछ अलग ही सोचे तो हमारा काम नहीं बनेगा, हम सिमेट्रिसिटी में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं अगर आप ए का रिलेशन बी के साथ रखोगे, ए का रिलेशन बी के साथ रखोगे, तो ये आपकी मजबूरी है कि बी का रिलेशन ए के साथ भी उसे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जहां सभी ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? ए से, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन रहेगा हमारा, उसे हम क्या कहेंगे कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ होना ही चाहिए, इसे हम ये कहेंगे, ठीक है। तो और फॉर्म में, एक और फॉर्म में लिखना हो तो अगर ए बी है इसके पास तो बी ए बी इसके पास होना चाहिए, ठीक है। R1 R2, ये मान के चलो 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 R2 1 1 2 2 3 3 R4 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1। बताओ कौन कौन से सिमेट्रिक हैं इसमें? R1 R2 और R4।
और कोई R1 R3 R4, ये वाला नहीं, और कोई भाई साहब की बस कितनी सी डिमांड थी, कितनी सी डिमांड थी बस। भाई साहब आप जिसके साथ जाओगे वो भी उसके साथ होना चाहिए, अगर मैं किसी के साथ रिलेशन बनाऊं तो वो भी आपके साथ उतना ही बनाना चाहिए। तो देखना ये 1 1 है। अब देखो एक बात तो मैं समझ जानी चाहिए, अब तक आइडेंटिटी की बात होगी तो वहां दिक्कत ही नहीं है, आइडेंटिटी तो सबके साथ रहना चाहता है। देखा फाई देखा था अपने सेट में, तो सबके साथ होता था। ऐसे ही आइडेंटिटी की जहां जहां आइडेंटिटी जिसके लिए होगा वो सबके साथ ही होगा, तो आप भले ही आइडेंटिटी को चेक भी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में सेलेक्ट रहेगा वो, ठीक है। तो ये तो आइडेंटिटी का एलिमेंट ऐसे भी छोड़ सकते हैं भले ही, और चाहो तो वन वैसे भी देख लो, वन का वन के साथ, वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, थ्री का थ्री के, तो यहाँ थ्री का टू के साथ है तो आंख बंद करके ढूंढो टू का थ्री के साथ कहीं मिल गया, ठीक है। आगे बस इतने एलिमेंट है तो हो गया, ठीक है। दूसरे पाओ वन का टू के साथ है तो इसे देख के टू का वन के साथ ढूंढो, है, मिल गया, यहां तक काम खत्म। थ्री का टू के साथ है, टू का थ्री के साथ ढूंढो, है कहीं नहीं है तो ठीक है। वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन है, सब कुछ होगा। फोर में आई वन का टू के साथ, जल्दी से ढूंढो टू का वन के साथ कहीं मिल गया, ये टू का थ्री के साथ, थ्री का टू के साथ पास में ही है दोनों, वन का वन के साथ में कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ आई बात कि अगर ए का किसके साथ है आपका बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। लिख दो जल्दी से, मिटाएं फिर, ना समझ आया हो तो बोलो। तो ये कोई मैथ वैथ कुछ नहीं है, अपनी जिंदगी के ही जिंदगी समझ नहीं आ रही इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। तो पहले रिफ्लेक्सिव हो जाओ, उसके बाद जिंदगी समझ आने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो जाओगे तो फिर सिमेट्रिक भी हो पाओगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के बाद पता चलेगा कौन हमें सिमेट्रिसिटी में रख सकता है, हमारी बातों को वो समझ सकता है, हम उसकी बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो जाओ फिर सिमेट्रिक हो पाओगे, पता चले आइडेंटिटी बन जाओ तो हर किसी के साथ मत घुसने लग जाना, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं होना है। और आइडेंटिटी हो भी जाओ तो अच्छा भी है कि फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी से, रोटी मिल जाए तो ठीक, खाना ना मिले तो ठीक। हटाए से हो गया। देखो आप कितनी भी आप घड़ी देखो, ये तो चैप्टर खत्म करेंगे हटाने से। बचा ही क्या है, अंतिम बचा है बस। देखो ट्रांजिटिव, अरे एंटी सिमेट्रिक, और देखो स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, या एंटी सिमेट्रिक, ये तो आप जैसा काम है वैसे समझ गए होंगे। मतलब जो क्या नहीं हो, जो सिमेट्रिक नहीं हो, जो सिमेट्रिक नहीं हो, एक तो बात आ गई जो सिमेट्रिक नहीं हो। एक ये कहना चाह रहा है कि अगर रिलेशन आपका कुछ ऐसा है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, तो ये कह रहा है कि इसका मतलब तो ए बराबर बी होने चाहिए। एक कंडीशन ये है इसकी कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, तो ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक में क्या था, ओनली ए का बी के साथ हो, बी का ए के साथ हो, अगर ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ, तो ए बराबर क्या होना चाहिए, बी, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है जो सिमेट्रिक नहीं है। ये लिख लो बस, आपको सिमेट्रिक चेक कर लो बस, जो सिमेट्रिक नहीं है वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो समझ आ गई होगी, ये कौन सा होगा इसमें, R2 वाला, जो सिमेट्रिक नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है ना। जो सिमेट्रिक नहीं है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बताने की कोई ऐसी जरूरत है नहीं, सिमेट्रिक सीख गए हो तो जो सिमेट्रिक चेक कर लो, सिमेट्रिक नहीं है उसे हम क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है। एक नाम आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है ट्रांजिटिव कहता है कि फूफा जी आएंगे तो रूठेंगे, फूफा जी आएंगे तो रूठेंगे और नहीं आएंगे तो नहीं रूठेंगे। तो ये सिमेट्रिक भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर आप ए का रिलेशन बी से बना रहे हो और बी का किससे बना रहे हो, सी से बना रहे हो, तो भाई साहब ए से सी का होना चाहिए। और ये सब क्या है, ए बी और सी बिलोंग कर रहे हैं ए में से, तीन एलिमेंट। फिर से समझो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, ए का बी से बना रहे हो, बी का सी से बना रहे हो, तो ए का भी सी से होना चाहिए, और नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फूफा जी आए तो रूठेंगे, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, आप ऐसे ही एक एग्जांपल लेके कर सकते हो। 1 2 3 यही है आपका, R1 में 1 1 2 2 3 3, R2 में 1 2 2 3 1 3 1 4 1 3 3 2, R3 में 1 1 2 2 3 1 1 2। बताओ, और एक और लिख लो, R4 1 2 3 2 3 2 1 3। बताओ कौन से इसमें ट्रांजिटिव होगा। R1 में तो दिक्कत ही मत लिया करो, आइडेंटिटी है। इसमें आया भाई साहब 1 2, देखना 2 का तो नहीं है किसी के साथ मिल है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ है, तो क्या होना चाहिए, मिल गया यहीं से यहीं, ठीक। 3 2, क्या 2 का किसी के साथ है, ऊपर है। अगर देखा जाए 3 का 2 के साथ है और किसका 2 का 3 के साथ मिल गया हमें, तो 3 का 3 के साथ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। तो अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो गया, और रहेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। R3 में देखना 1 के 1 2 के 2, यहां तक दिक्कत नहीं है। 3 का 1 से हुआ, 3 का 1 से हुआ, 1 का 2 से हुआ, तो 3 का 2 के साथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन नहीं है। देखो 3 का 1 से हुआ, 1 का 2 से हुआ, तो 3 का 2 के साथ रहना चाहिए, 3 का 2 यहाँ है ही नहीं कहीं। इसमें आओ, 1 का 2 के साथ, 2 का नहीं है, 3 का 2 के साथ 2 नहीं, 1 का 3 के साथ, अरे 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 आ जाओ यहाँ 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 देखो, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 1 तो क्या होना चाहिए, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ है। हाँ, अगर इसमें से आप सोच रहे हो ना, इसमें से ये हटा दिया जाए, आप सोच रहे हो 1 2 लिखा जाए सिर्फ और 3 2 लिखा जाए और 1 1 भी लिखते हैं हम इसमें, तो क्या ट्रांजिटिव होगा ये, यही तो हम पूछना चाह रहे थे, इसलिए तो हमने लिखा है। तुम ये कहो कि नहीं मैं बोला, बट ये क्या कहा था, फूफा जी आएंगे तभी तो उठेंगे, यहाँ तो आए ही नहीं। 1 के 2 2 का नहीं है, 3 का 2 2 का नहीं है, 1 का 1 1 का 2 1 का 2 वही, कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये भी हटा दें तब भी होगा, वो है तब भी होगा, और ये भी हटा दें तब भी होगा। भाई कंडीशन बननी चाहिए ना, ए का बी के साथ, बी का ढूंढो सी के साथ है, तब ये होना कंपलसरी है। 1 का 2 के साथ, 2 का तो है ही नहीं, कंडीशन ही नहीं बनी। 3 का 2 के साथ, 2 का है ही नहीं, तो कंडीशन ही नहीं बनी, तो ट्रांजिटिव। अगर कंडीशन बनेगी तब तो अप्लाई करेंगे, कंडीशन नहीं बनेगी तो अप्लाई हम क्यों करेंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को, तो नहीं है। अगर कंडीशन बनेगी तो अप्लाई होगी, नहीं बन रही है तो अप्लाई नहीं होगी। वहां से बताएं या यहीं से बताएं, हाँ
बन नहीं रही है फिर तो अब होगा ही होगा, अप्लाई भी नहीं करनी है, होगा ही वो तो। हाँ ठीक है ना, सिंपल बात यह है कि अगर फूफा जी आते हैं और रूठे तभी तो मनाने हैं, आए ही नहीं तो हम किसको मनाएं, फिर तो शादी अच्छे से हो ही जाएगी। भाई हमें तो शादी करवानी है, अगर फूफा जी आए रूठे तो मनाने पड़ेंगे, नहीं मनाने पड़ेंगे? आए ही नहीं तो हम क्यों मनाएंगे, शादी हो ही जाएगी आराम से। तो अगर कंडीशन बनेगी तब अप्लाई करनी है, बनेगी नहीं तो अप्लाई करेंगे क्यों, वैसे ही हो गया सेटिस्फाई, आइडेंटिटी है ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ R2 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ मिल गया, यहाँ हो गया 1 का 1, 2 का 2, 3 का 1 के साथ 1 का 3, 1 का 3 नहीं है, 1 का 2, 1 का 2, भाई 3 का 1, 1 का 2 है तो 3 का 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ, तो है ही नहीं तो इसका मतलब गलत है ये वाला। देखो 1 का 2, अब आप ढूंढो 2 का होगा तब तो हम अप्लाई करेंगे, क्या 2 का किसी के साथ रिलेशन है? नहीं है, नहीं है ना भाई, 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का किसी के साथ नहीं है, तो कंडीशन क्या कर रही थी, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ हो तब बनाएंगे ना हम। अगर 1 का 2 के साथ है, 2 का है ही नहीं किसी के साथ, तो हम छोड़ देंगे, हाँ भाई साहब तुम संतुष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 2 के साथ है, 2 का है किसी के साथ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं बनी, यहाँ भी तुम सेटिस्फाई हो। तुम तो मारने के चक्कर में वैसे ही पड़े हुए हो, मतलब कोई करे परेशान तब भी मारना है, ना करे तब भी मारना है, परेशान करेगा तभी तो मारोगे किसी को। तो इस ट्रांजिटिव में दिक्कत नहीं लेनी है, फिर से सुन लो, एक ही बात याद रखनी है, कब नहीं होगा वो, कंडीशन बने और अप्लाई ना हो, एक ही बात याद रखनी है, कंडीशन बने और अप्लाई ना हो तब ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी हर बार ट्रांजिटिव होगा। कंडीशन बने और अप्लाई ना हो तब ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी का कंडीशन ना बन रही कोई दिक्कत नहीं है, हर बार ट्रांजिटिव है। ठीक है, हो गया टाइम, अभी नहीं हुआ, 5 मिनट है। ठीक, हटाए से, तो ये बिल्कुल सामने से याद रहेंगी कंडीशंस, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वगैरह, ये कोई भी पूछता है आराम से बता सकते हो सीधे डायरेक्टली। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक होता है पार्शियल रिलेशन, बट हमें अभी ये पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या है कि जो क्या हो रिफ्लेक्सिव हो, जो क्या हो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ये हो, ये सेटिस्फाई करे तब उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो ये बात समझ आई, जो भी हमें कंडीशन देगा उसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, अगर तीनों सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंस। इसके क्वेश्चंस तो कराएंगे कल, ठीक है, 2-4 जो भी क्वेश्चन कराएंगे, कौन रिफ्लेक्सिव है कौन क्या है, कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। एक तो ये सिर्फ एलिमेंट दिखने वाले हो गए आपके सामने से, एक एलिमेंट दिखेगा नहीं, सेट वेल्डर फॉर्म में दिए होंगे सारी चीजें, वो आपको खुद देखने हैं, कैसे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, एलिमेंट निकाल के करेंगे, वो तो कराएंगे कल। ठीक है, आज थोड़ा सा इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे, और एक देख लेते हैं डोमेन रेंज, क्या देख लेते हैं डोमेन रेंज। तो एक बात आपने देखा होगा, यहां से किसी रिलेशन को हम क्या लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, अगर ए एलिमेंट की बात करें, ए क्रॉस ए से ले रहे हैं तो किसी भी रिलेशन के यही तो लिखते हैं। तो जो जहां से स्टार्ट करते हैं हम
जहां से हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डोमेन, जहां से स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डोमेन, और जहां हम पहुंचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं रेंज। जैसे मैंने कहा आपका आर के पास 1 2 2 3 3 1 3 4 ऐसे करके हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 यही होगा। इसका कोई पूछे रेंज क्या होगा, 2 3 1 4। बात समझ आई ना। तो डोमेन रेंज निकाल लोगे ना रिलेशन के, किसी भी रिलेशन के डोमेन रेंज क्या होते हैं, डोमेन ये होता है और रेंज ये होती है। पहला पहला एलिमेंट जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसे डोमेन बोलते हैं, जहां पहुंच रहे हैं उसे रेंज बोलते हैं। 1 2 3 ठीक है, और 2 3 1 4 2 3 1 4। हो गया, हटा दें सिर्फ अंतिम पॉइंट बस। देखो अभी आपने एक बात देखी थी कि हमारे पास ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे, बताया था ना अभी एन स्क्वायर। जब हमारे ए में एन है, एन एलिमेंट है, तो इसमें कितने हो जाएंगे एन स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन में कोई पूछे, पहला क्वेश्चन कोई पूछे नंबर ऑफ, ये साइन होता है नंबर ऑफ का, किसका होता है नंबर ऑफ टोटल रिलेशन। टोटल रिलेशन आपको बताया था क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो हमें क्या निकालना है इनडायरेक्टली, सबसेट ही निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर जितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट कितने हैं एन स्क्वायर। इस वाले सेट के लिए एलिमेंट कितने हैं एन स्क्वायर। बात समझ आई ना ये। दूसरी कोई पूछे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कई एग्जामों में, नंबर ऑफ पूछने का, कितने रिफ्लेक्सिव होंगे कितने सिमेट्रिक होंगे। तो ये होते हैं 2 की पावर एन एन माइनस 1, 2 की पावर एन एन माइनस 1। अगर तीसरा कोई पूछता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, वो कितने होंगे, 2 की पावर एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक। और चौथा कोई पूछता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, टू की पावर एन एन माइनस 1 बाई 2। ये सब किसमें है, पावर में। ठीक है, बात समझ आई। अब एक बात बताओ, ये तो सिंपल सी बात है, तो पूछेगा तो नंबर देगा कितने एलिमेंट है किसी सेट में, और आपसे पूछेगा तो आपको वैल्यू पुट करनी है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर हम कहें किसी एक सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल कितने रिलेशन होंगे निकाल सकते हो, 2 की पावर 9, और रिफ्लेक्सिव 2 की पावर 3 इंटू 2 6, सिमेट्रिक 2 की पावर 3 इंटू 4 बटे 2 मतलब 6। नहीं बात समझ, हाँ मतलब वैल्यू पुट करनी है बस एन की, हाँ मतलब यहाँ से एन बराबर 3 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो ये आज का काम था। एक काम ये है कि अगर कोई पूछे इनवर्स रिलेशन क्या होता है, तो बात समझ आ गई होगी। इनवर्स रिलेशन मतलब जो रिलेशन पहले से चल रहा है उसका उल्टा कर देना है। तो जैसे मैं इसी रिलेशन को ले लेता हूँ आर को, ठीक है। अगर मुझे इस आर का इनवर्स रिलेशन निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जैसे ये 1 का 2 के साथ कर रहा है तो आप क्या लिख दोगे, 2 का 1 के साथ, ये हो जाएगा 2 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, और 4 का 3 के साथ। किसी को कोई दिक्कत। तो इनवर्स वाले के लिए डोमेन रेंज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इसका रेंज डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना इनवर्स रिलेशन में। बात खत्म। अब कोई पूछे सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा है, यूनिवर्सल, सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा है
यूनिवर्सल। और सबसे छोटा कौन सा है? आइडेंटिटी। ठीक है ना, सबसे छोटा आइडेंटिटी रिलेशन और सबसे बड़ा यूनिवर्स रिलेशन। ठीक है, आपका सेट और रिलेशन हो गया कंप्लीट। अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। अब थोड़ा सा फंक्शन बताएंगे, फंक्शन किसे कहते हैं और कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। बाकी के फंक्शन तो सर कराएंगे ही, लेकिन वन वन ऑन टू ये मैपिंग वाले फंक्शन ये हम बताएंगे। उसके बाद नंबर थ्योरी में चलेंगे अब। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो अभी।